गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में इनकी जो कविता यहाँ दी है वो हम पढ़ेंगे। मूल नाम है गोसाई दत्त। जन्म सन 1900, कौसानी जिला अल्मोड़ा। प्रमुख रचनाएं बीड़ा, ग्रंथि, गोपल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। सम्मान: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। मृत्यु सन 1977। छायावाद के प्रमुख महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन प्रकृति के चितेरे कवि हैं। उनकी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और बे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी कविता भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। इनकी विशेषता ये रही है कि इन्होंने प्रकृति में सबसे छोटी से छोटी चीज पर भी कविता लिखी है। जैसे मैंने इनकी कविता एक बार हाई स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तब इनकी कविता पढ़ी थी, जो सेम का पेड़ होता है उस पर इनकी बहुत सुंदर कविता है। चींटी पर कविता है। यानी प्रकृति में ऐसी कोई ही शायद वस्तु रही हो जिस पर पंत जी ने कविता नहीं लिखी हो। प्रस्तुत कविता बे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इनकी जो कविता है वो किसान पर लिखी गई है, बे आंखें, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो ये कविता जो है जब देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय की है। उस समय किसानों की क्या स्थिति है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो पढ़ते हैं इस कविता को। बे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि उसे उन आंखों से डर लगता है। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुफा जैसी जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो एक किसान की बात कर रहा है। किसान की आंखों में क्या भरा हुआ है? दारुण दुख, बहुत अधिक दुख, दीनता और निराशा छाई हुई है, जिसकी तुलना में अंधेरी गुफा से करता है। इसमें भविष्य के प्रति सिर्फ और सिर्फ निराशा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कभी वह स्वतंत्र किसान था, यानी उसकी अपनी खेती थी, अपने बैल से स्वतंत्र किसान था, अपनी खेती बाड़ी पर करता था और इस बात का उसकी आंखों में अभिमान था, गर्व था उसे इस बात का कि वह एक किसान है। छोड़ उसे मझधार आज संसार सदार सदृश वह किसका। आज उसका जो संसार है उसे मझधार में छोड़कर कंगूरे के समान ढह गया। किसी भी बिल्डिंग का जब जो शीर्ष होता है, कंगूरा होता है, वो ढह जाता है तो बिल्डिंग जो है वो उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, अधूरी सी हो जाती है, विखंडित हो जाती है। उसी तरह से जो किसान है, जो उसका संसार था, संसार क्या था? उसकी खेती, उसके बैल, उसकी गाय और उसके बच्चे, ये उसका संसार था। तो उसका पूरा संसार जैसे उजड़ गया है और वो जो किसान है बिल्कुल जैसे कंगूरे टूटने के बाद कोई भी बिल्डिंग जो है, कोई भी भवन है, वो खंडहर के जैसा हो जाता है। उसी तरह से उसका व्यक्तित्व भी टूटे हुए खंडहर के समान हो गया है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। संसार कगार सदृश वह किसका। सदृश यानी समान। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे।
हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरंगियों से, उसके दृगों यानी आंखों में आज भी वो खेत लहराते हैं जिनका वो मालिक था, लेकिन अब उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया गया था, तो उसके खेत जो है वो छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिरंग तिरंग से, उसके जीवन में जो हरियाली थी यानी खुशहाली थी वो खेतों की वजह से ही थी। वो अपने खेत में हल चलाता था, फसल उपजाता था और अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहता था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आज भी उसकी आंखों में उसका बेटा घूमता रहता है जिसे जमींदार के आदमियों ने लाठियों से पीट पीट कर मारा गया। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों यानी जमींदार के जो कारिंदे थे, उन्होंने उसे लाठियों से पीट पीट कर लगान ना चुका पाने के कारण। हम जानते हैं कि जब अंग्रेजी शासन था तो हमारे देश में जमींदारी व्यवस्था लागू थी, यानी अंग्रेज शासन जो था वो डायरेक्ट जनता से टैक्स की वसूली नहीं करता था। उन्होंने जमींदारी प्रथा लागू कर रखी थी। जो खेती थी वो उसके मालिक जो थे वो जमींदार थे, जो आम पब्लिक थी वो खेती की मालिक नहीं थी। बड़ी बड़ी जमींदारी थी तो वो उनके मालिक थे और लोग जो थे उन पर मजदूरी करते थे। अब वो जमींदार पर था और जो खुद खेतों के मालिक थे उनसे टैक्स जो था वो जमींदार ही वसूलते थे और अंग्रेज शासन जो था वो जमींदारों से टैक्स लेता था। तो ये व्यवस्था जो थी वो इतनी अधिक बुरी थी कि जमींदार टैक्स वसूलने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। लगान वसूलने के लिए कैसे भी अत्याचार जो थे वो जनता पर करते थे। फसल हुई है या नहीं हुई है, उसमें पानी की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, खेती पर जो थी वो वर्षा पर आधारित थी, कहीं भी अधिक सिंचाई के साधन भी नहीं थे, तो कभी कभी सूखा पड़ गया तो खेती नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अपना लगान वसूल करने से मतलब था। तो इसी तरह से जो किसान था उसका बेटा जो था जमींदार के आदमियों ने उसको लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। केवल एक यही उदाहरण नहीं, कई सारे ऐसे उदाहरण और भी देखने में आते हैं। तो आज भी वह उसका बेटा जो है उसकी आंखों में के सामने घूमता रहता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। आगे कभी लिखता है कि जो महाजन था जिससे उसने ब्याज पर पैसे लिए होंगे, तो वो समय से ब्याज उसका जो कर्ज था वो नहीं चुका पाया, तो उसके लिए उसका घर द्वार तक बिक गया, उसका घर, उसके बैल, खेत सब बिक गया। लेकिन फिर भी महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, उसने अपना कर्ज वसूलने के लिए उस किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रह रहे आंखों में चूती है कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्दों यानी बैलों की उसकी जो जोड़ी थी वो भी नीलाम हो गई। किस लिए? महाजन का कर्ज चुकाने के लिए, यानी कर्ज के पीछे उसका पूरा घर संसार जो था वो तबाह हो गया। उसका बेटा जो था वो जमींदार के आदमियों ने मार दिया और महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए उसका घर द्वार और जो बैलों की जोड़ी थी वो भी नीलाम कर दी और अपना पैसा जो था वो वसूल कर लिया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुस्ती खेती। उजरी किसान की गाय का नाम है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानी उसकी गाय थी जिसे वो बहुत प्रेम करता था और वो गाय भी उससे इतना प्रेम करती थी कि उसके सिवाय वो किसी को भी अपने पास दूध निकालने के लिए भी आने नहीं देती थी। तो उसकी ये जो सुखा संसार था, सुखी संसार था, वो बार बार उसकी आंखों में नाचता रहता है। आज भी उसके आंखों में वो सभी चीजें जो है वो नाचती रहती हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती है, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई है। उसके जो अत्याचार थे उस पर वो यही नहीं रुके। दवा बिना दवा के उसकी जो पत्नी थी, धरनी अर्थात उसकी जो पत्नी थी वो भी स्वर्ग चली गई, यानी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उसे याद करके भी उसकी आंखें भर आती हैं। अब उसकी जो दुधमुही बच्ची थी वो भी जब कोई देख रेख करने वाला नहीं रह गया तो वो भी 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति खाते।
पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसके बाद उसके घर में विधवा बहू उसकी बची, बेटे की पत्नी। वह कहता है लक्ष्मी थी, यद्यपि पति खाते, यद्यपि समाज ने उसको पति को मारने वाली कहा, यद्यपि वह उसके घर की लक्ष्मी थी, उसकी बहू जो थी वो उसके घर के लक्ष्मी थी, लेकिन जब उसके पति को जमींदार के आदमियों ने मार दिया तो समाज के द्वारा उसको क्या कहा गया, पति घातिन कहा गया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसको भी एक दिन कोतवाल ने थाने में बुला लिया और इसी शर्मिंदगी के कारण वो कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोड़ू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। कभी कहता है कि खैर पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, एक न सही दूसरी आ जाएगी, पर जवान लड़के की जो उसके सीने में याद है उसको याद करके उसके छाती पे सांप लौट जाता है और उसकी छाती जो है वो फटने लगती है, यानी उसको भयंकर दुख होता है। तो यहाँ पर ये मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, सांप लौटना और छाती फटना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षणभर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। जब वो अपने पिछले समय को याद करता है, उसकी स्मृति उसकी आंखों में आती है, जो पिछला उसका समय था, गुजरा हुआ जो समय था उसको याद करता है, तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसे अपने अच्छे दिन याद आते हैं, अपना परिवार याद आता है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन फिर जब वो याद आता है उसे कि अब वो सब कुछ नहीं है, तो उसकी वो चितवन जो है, उसकी जो नजरें हैं वो शून्य में गड़ जाती हैं और वो नजरें जो है वो तीखी नोक के समान आंखों में चुभने लगती हैं। इस कविता का भाव आप समझ गए होंगे, PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो इस तरह से लिखेंगे कि कविता जो है वो खड़ी बोली में है। इसके अलावा जो अलंकार, रस और मुहावरों इत्यादि का जो प्रयोग हुआ है उसको भी काव्य सौंदर्य में लिखना है। थैंक यू।